हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 रहेगा ऑफ योर क्लास 11th NCERT। ठीक है, तो यार लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे ऑफ आवर चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, समझो यहाँ पे ध्यान से कि हाउ वंडरफुल इज़ आवर लिविंग वर्ल्ड। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट in which we find living organisms, be it cold mountain, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, desert और hot springs leave us speechless। ठीक है, तो यार हमारे लिविंग वर्ल्ड में हम बहुत सारे हैबिटेट ऑब्जर्व करते हैं। यस, बहुत सारे हैबिटेट ऑब्जर्व करते हैं जहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को पाते हैं। हम वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व कर सकते हैं, चाहे वो कोल्ड माउंटेन्स हो जहाँ पे हम पोलर बियर्स जैसे ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट हो, ओशंस हो, फ्रेश वाटर लेक्स हो, डेजर्ट या हॉट स्प्रिंग हो, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से वहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देख करके हम स्पीचलेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्पीचलेस हो जाते हैं। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ गैलोपियन हॉर्स, ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड्स, वैली ऑफ फ्लावर, अटैकिंग शार्क इवोक्स ए deep sense of wonder. The ecological conflicts and cooperation among the members of population and among the groups of community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life। ठीक है, तो यार जब भी हम माइग्रेटिंग बर्ड्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, वैली ऑफ फ्लावर को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो यार हमारे अंदर एक सेंस ऑफ वंडर क्रिएट होता है कि यार हमारा जो वर्ल्ड है वो कितना अच्छा है। यस, जो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इन सारे ऑर्गेनिजम्स के बीच में, वो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं कि यार लाइफ है क्या ऐसे भी। यहाँ तक कि जो मॉलिकुलर ट्रैफिक्स होते हैं हमारे सेल के अंदर, उनको पढ़ करके यार हमें लगता है कि यार यस, जीवन हो तो ऐसा। यस, ठीक है। अब दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट। जब आप पूछते हो व्हाट इंडीड इज़ लाइफ, लाइफ है क्या, तो इसका 2 एस्पेक्ट्स होता है क्वेश्चन का। पहली बात टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, आप पूछना चाह रहे हो, उसके अंदर का प्रोसीजर जानना चाहते हो। और दूसरा होता है हाउ। यस, हाउ बेस्ड क्वेश्चन। हाउ मतलब जैसे मान लो हाउ लाइफ केम ऑन द अर्थ। यस, अब ये क्या है? एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। यस, ठीक है, तो पहला वाला टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, दूसरा वाला फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस होते हैं। यस, तो हम एज अ साइंटिस्ट हम क्या करेंगे? अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, टेक्निकल आंसर्स जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है, बी इट कोल्ड माउंटेन्स या फिर कोई भी जगह हो, डेसिडियस फॉरेस्ट हो, ओशंस हो, फ्रेश वाटर हो, कुछ भी हो। यस, हर जगह पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी तो है। यस, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी है। ठीक है, इफ़ यू लुक अराउंड योर सेल्फ यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप अपने आजू बाजू कहीं पे भी देखोगे, आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म की लार्ज वेराइटी ज़रूर दिखाई देगी। यस, अब ध्यान से देखते रहना, बी इट पॉटेड प्लांट, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, पेट्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, देयर आर सेवरल ऑर्गेनिजम्स आप जिसको देख सकते हो। कुछ तो ऐसे हैं जिसको आप देख भी नहीं सकते अपने नेकेड आइज़ के थ्रू, जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज, यस, और कुछ फंगस। ठीक है, ये सारे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर आप अपना एरिया इंक्रीज़ कर दोगे तो आपका रेंज और वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हाँ, ये ऑब्वियस सी बातें हैं कि अगर आप डेंस फॉरेस्ट को विज़िट करोगे तो वहाँ ग्रेटर नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू आप जब अपने घर पे देखोगे। यस, वहाँ पे क्या होगे? एरिया कम है, रिसोर्सेस कम मिलेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर क्या हो गया? कम होगा। और जब आप डेंस फॉरेस्ट को विज़िट करोगे तो वहाँ नंबर और डिफरेंट वैरायटी ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, ईच काइंड ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीशीज़। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो आप देख सकते हो वो हर एक क्या है? एक स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करती है। जैसे अभी मैंगो का सीज़न चल रहा है, तो आप जब आम को देखते हो तो आम क्या है? आम की भी अलग अलग स्पीशीज़ होती है। यस, बहुत अच्छे। ठीक है, अब
आपने देखा होगा हर आम के पेड़ पे एक जैसा आम नहीं उगता। यस, मतलब आम के पेड़ की भी कुछ ना कुछ स्पीशीज़ होती होगी। यस, तभी तो अलग अलग टाइप के फ्रूट्स आते हैं। ओके, अब आगे समझते हैं। हमारे जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं। कितने हैं? 1.7 से 1.8 मिलियन। और स्टिल बायोडाइवर्सिटी के वजह से जो नंबर है वो अभी भी अनगिनत है। मतलब अभी भी इतने नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बचे हैं जिसे एक्सप्लोर करना बाकी है, और न्यू ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कंटिन्यूसली आइडेंटिफाई होने के वजह से ये नंबर हमेशा इंक्रीज़ होते जा रहा है। ठीक है, ओके। अब जब हमने पहले ही बात की थी कि हमारे अर्थ है, हमारा जो अर्थ है उसके अंदर मिलियंस ऑफ प्लांट्स है। यस, मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, और वो मिलियंस ऑफ प्लांट और एनिमल्स को लोकल पीपल अपनी लोकल नेम से जानते होंगे। यस, ठीक है। अब ये लोकल नेम क्या होता है? प्लेस टू प्लेस वेरी होता है। तो अब जब बाहर के लोग आएंगे तो उनको क्या लगेगा कि यार ये लोकल नेम से लोकल पीपल तो ये नाम बुला रहे हैं, और उन्हें क्या हो सकता है? एक सेंस ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है जब वो प्लेस टू प्लेस वेरी करेंगे। यस, ट्रैवलर्स के माइंड में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बायोलॉजी के संस्था ने क्या किया? एक कॉमन नेम लेने की कोशिश की। क्या किया? एक कॉमन नेम देने की कोशिश किया। उसका मतलब क्या हुआ? नेमिंग को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की। क्या की? स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की। इस चीज़ को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर। मतलब नॉमेनक्लेचर इज़ नथिंग बट स्टैंडर्डाइजिंग द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे आपने केमिस्ट्री में देखा होगा IUPAC। IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वो क्या करती है? कॉमन नेम, मतलब कॉमन नेम के बेसिस पे एक केमिकल नेम प्रोवाइड करती है। IUPAC नेम जिसे बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है? एक बोटानिकल नेम प्रोवाइड किया जाता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और वो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम होता है। ठीक है, अब जब नोमेनक्लेचर हम करते हैं तो अलग अलग स्पीशीज़ हमें मिलती है। यस, तो जब हमें स्पीशीज़ कुछ मिलती है तो ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर इज़ पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म इज़ डिस्क्राइब करेक्टली। हाँ, जब ऑर्गेनिज्म को आप डिस्क्राइब करोगे तभी नॉमेनक्लेचर पॉसिबल है। हाँ, अगर आपको ऑर्गेनिज्म ही नहीं पता है कि यार ये ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप उसका नाम नहीं रख सकते। यस, ठीक है। उसके बाद अगर आपको उसका डिस्क्रिप्शन समझना है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। पहला प्रोसेस क्या होता है? अगर आपको किसी का भी नॉमेनक्लेचर करना है तो आप क्या करो? आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस यूज़ करो। मतलब उस प्लांट या एनिमल को जानने की कोशिश करो कि उनके अंदर क्या खूबी है। ठीक है, अब इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने क्या किया है? एक प्रोसेस होता है, उसको एक्सेप्ट किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जैसे प्लांट्स का नोमेनक्लेचर के लिए उन्होंने एक संस्था ओपन की है, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। और सिमिलरली एनिमल्स के नोमेनक्लेचर के लिए उन्होंने ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये प्लांट्स का नोमेनक्लेचर करेंगे और ये एनिमल्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, ओके। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी एनिमल शुड बी नोन टू राइट द नेम ऑफ दैट पर्सन या एनिमल। ठीक है, अब टू इंश्योर दैट द बायोलॉजी दैट द नेम शुड नॉट बी यूज बाय एनी अदर ऑर्गेनिज्म। अब एक कैच है यहाँ पे, आप कोई भी दो ऑर्गेनिज्म का मतलब कोई भी दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को सेम नाम नहीं दे सकते। यस, मतलब जब मैंगो का पेड़ है तो आप मैंगो को एक मैंगो वाला नाम ही दे सकते हो, उसको ऐसा नहीं है कि कल पीपल का नाम दे देंगे। यस, तो यहाँ पे एक रूल को वहाँ पे फॉलो करना रहता है कि जो भी आप नॉमेनक्लेचर दे रहे हो उसका नॉमेनक्लेचर का जो नाम होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए और समथिंग डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम अदर नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ओके। अब बायोलॉजिस्ट ने एक प्रोसेस, मतलब एक तरीक़ों को एक्सेप्ट किया है
और उस नॉमेनक्लेचर के तरीक़ों को हम बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिनको कैरोलस लिनियस जी ने दिया था। इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम 2 नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 नाम लिखेंगे। जैसे ह्यूमन का 2 नाम होता है, होमो और सेपियंस। क्या होता है? सेपियंस। तो ह्यूमंस को अगर पूछेंगे तो उनका नाम क्या होता था? होमो सेपियंस, मतलब 2 नाम। ठीक है। अब ये 2 नाम के तहत जो पहला नाम होगा वो उसके जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। और जो दूसरा नाम होगा वो उसके स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी प्लांट या एनिमल का जब नॉमेनक्लेचर करोगे तो उसके अंदर 2 नाम होने चाहिए, एक जीन का नाम और एक स्पीशीज़ का नाम। ठीक है। अब ये जो नॉमेनक्लेचर होता है वाइडली एक्सेप्ट किया गया पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लो मैंगो का नाम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा क्या है? स्पीशीज़ है। नहीं सॉरी, मैंजीफेरा क्या है? जीनस है। और इंडिका क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है। मैंजीफेरा क्या है? जीनस है। और इंडिका क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। सिमिलरली होमो क्या है? जीनस है। सेपियंस क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। ओके। अब बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि जब भी आप बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर करोगे लैटिन लैंग्वेज में लिखना है और लिखते वक्त उसको इटैलिक्स में, मतलब समथिंग ऐसा टेढ़ा करके लिखना है। ठीक है, स्लैंट करके लिखना है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब आगे देखो। अब दूसरा क्या लिखा है? दूसरा रूल क्या है कि जब भी आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखो, बायोलॉजिकल नेम लिखो ऑर्गेनिज्म का, तो पहला नाम उसका जीनस दर्शाना चाहिए और दूसरा नाम उसका स्पेसिफिक एपिथेट दिखाना चाहिए। ठीक है। तीसरा रूल क्या बोलता है कि अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हो नेम तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करो। मैंने क्या किया था, ध्यान से देखो। अगर मैंने होमो सेपियंस लिखा है तो मैंने क्या किया, इन दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया है। पहला नाम मैंने जीनस को दिया है, दूसरा नाम मैंने स्पेसिफिक एपिथेट को दिया है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब आगे देखो, चौथा रूल क्या है कि जब भी आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिख रहे हो तो जीनस का जो वर्ड है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और स्पेसिफिक एपिथेट का जो वर्ड है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे मैंने होमो सेपियंस का बात किया तो उसमें जीनस क्या है, कैपिटल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल वर्ड से स्टार्ट होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? बहुत अच्छे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ क्या दे रखा है? एक और एग्जाम्पल है मैंगो का। क्या है? मैंगो का एग्जाम्पल है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा का एम क्या है, कैपिटल है। इंडिका का आई क्या है, स्मॉल। ठीक है, इतनी बातें हो गई? बहुत अच्छे। अब कभी कभी क्या होता है, हम चाहें तो ऑथर का नाम भी लिख सकते हैं। हाँ, जैसे मैंजीफेरा इंडिका लीनियस। क्या लिख सकते हो? लीनियस। लीनियस का एल ये बिना अंडरलाइन करके आप डॉट लगा करके भी कर सकते हो। ठीक है, हो गया? बहुत अच्छे। मैंजीफेरा इंडिका लीनियस। ठीक है, क्योंकि लीनियस जी ने उसका नोमेनक्लेचर लिखा था। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अब हर एक ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना इम्पॉसिबल होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उन्हें क्लासीफाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्लासीफाई कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं। यस, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। अब जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन करने का कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। फ़ायदा क्या है कि जब भी हम नंबर ऑफ़ लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे तो वो हार्ड होता है और जब हम ग्रुप को स्टडी करें तो वो आसान होता है। हमने क्या किया, कुछ ग्रुपिंग्स कर दी। जैसे मान लो ये मैंने ग्रुपिंग्स कर दी। अगर जिसके पास पंख होगा उसको आपको इस ग्रुप में डालना है। उससे क्या होगा, मैं इस ग्रुप की स्टडी कर लूँ तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर रहने वाले हर एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टडी कर पाऊँगा। वैसे ही जिस ऑर्गेनिज्म के पास मेमोरी ग्लैंड होगा उसको आप इसमें रखो
जिस ऑर्गेनिज़म के पास जो ऑर्गेनिज़म पानी में रहता है उसको यहाँ पे रखो। यस, तो ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब कर सकती हैं और हमें स्टडी करने के लिए वो यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, ओके। अब similarly, when we supposed to say mammals, you will of course think of animals with external and body hair. Likewise, plant, if we talk about it, the picture of it will be plant of not of rice. All of these dog, cat, mammals are convenient category we use for organism. The scientific term for this category is taxa. अब taxa क्या है? taxa क्या है, ध्यान से देखो। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक टर्म होता है, जैसे मैंने बोला प्लांट है, हाँ, प्लांट क्या है, एक साइंटिफिक टर्म है। जैसे मैंने बोला क्या है, एम्फीबियंस, एम्फीबियन क्या है, एक साइंटिफिक टर्म है। उसी टर्म को एक लेवल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेवल। और उसी चीज़ को हम बोलते हैं टैक्सा। टैक्सा क्या है, एक लेवल है, क्या है, एक लेवल है। अब एनिमल्स एंड मैमल्स, ये दोनों क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। हाँ, इसलिए हम बोल सकते हैं एनिमल्स किसके अंदर आते होंगे, मैमल्स किसके अंदर आते होंगे, एनिमल्स के अंदर। यस, ठीक है, मतलब ये भी एक टैक्सा है, ये भी एक टैक्सा है। ठीक है, ओके। अब बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट टैक्सा में। मतलब हम चाहें तो जैसे मैंने बोला कि डॉग है, क्या है, डॉग क्या है, एक स्पीशीज है, तो उसको हम स्पीशीज वाले टैक्सा में डालते हैं। जैसे मैंने बोला फ्रॉग है, फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है, तो उसको एम्फीबियन वाले टैक्सा में डालेंगे। तो उसी प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी क्या करती है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों को स्टडी करती है। ठीक है, अब कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये टोटल कितने हैं, 4 स्टेप्स होते हैं ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या है, क्या है, एक छोटी शब्दों में कहा जाए तो क्या है, एक प्रोसेस होता है ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग को हम टैक्सोनॉमी बोल सकते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी इज़ नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, बहुत अच्छी। अब आगे क्या देख सकते हो आप कि ये जो टैक्सोनॉमी है ये ऐसा नहीं है कि अभी अभी मार्केट में आया है। ये प्राचीन काल से ही यूज़ किया जा रहा है मैंस के द्वारा, हाँ, ह्यूमंस के द्वारा। पहले के ज़माने में ह्यूमंस क्या करते थे, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो उनके लिए यूज़फुल होते थे उनको यूज़फुल वाले डब्बे में रखते थे, और जो उनके लिए यूज़फुल नहीं होते थे उनको नॉन यूज़फुल के बेसिस पे उन लोग कैटेगराइज करते थे। ठीक है, लेकिन आजकल के ज़माने में यूज़फुल और यूज़लेस वाली चीज़ें नहीं यूज़ की जाती हैं, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि नेचर में जो भी चीज़ है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, राइट। ओके, तो इसलिए हमें क्या करना है, हर एक चीज़ के बारे में स्टडी करना है। और हर एक चीज़ के बारे में स्टडी करने के लिए उसके बीच का रिलेशनशिप समझना बहुत ज़रूरी है, और उस चीज़ को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक क्या होता है, सिस्टमैटिक क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस चीज़ को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। यस, सिस्टमैटिक्स इज नथिंग बट सिस्टमैटिकल अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इतनी बातें होगी समझ में आ गई। अब सबसे पहला जो सिस्टमैटिक्स होता है, जो वर्ड है वो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, लैटिन वर्ड है सिस्टेमा। क्या है, सिस्टेमा। अब ये जो सिस्टेमा है इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, तो उसी लैटिन वर्ड से सिस्टेमा को लिया और अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिक्स बोल दिया गया। ठीक है, अब जब सिस्टमैटिक्स की बात आ रही है तो कार्लस लिनियस जी पीछे रह जाएं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कार्लस जी ने अपना जो पब्लिकेशन था, बुक था,
उसका नाम रखा सिस्टमा नेचुरे, और वो जो बुक है वो आज भी यूज़ किया जाता है जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई और नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ आउट करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, और अगले लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।